वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले शब्द विचार क्या है या शब्द क्या है? तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, अब शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? आइए बच्चों इसको देखते हैं हम। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से है। कौन कौन से हैं? पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। बच्चों, तत्सम शब्द क्या है? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द क्या है? तत्सम अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत भाषा में जो शब्द लिखे जाते हैं उसी तरीके से जैसा लिखा जाता है वैसा ही तत्सम शब्द में लिख दिया जाता है। जैसे अग्नि, जल, ठीक है, पितृ, ग्रह, ये क्या है? संस्कृत के शब्द हैं और जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही ये शब्द तत्सम शब्द में लिख दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है तद्भव। तद्भव मीन्स क्या होता है? तत् माने उसके, भव माने बदलाव में उत्पन्न हुए। जैसे कि संस्कृत के शब्द इसमें जिस तरीके से होते हैं वैसे लिख दिए जाते हैं और तद्भव शब्द में क्या होता है? उनका हिंदी रूपांतरण। जैसे अग्नि अगर लिखा है तत्सम में तो तद्भव में क्या लिखेंगे? आग। पितृ लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिता। ग्रह अगर तत्सम में लिखा है तद्भव में हम क्या लिखेंगे? घर। फिर इसके बाद तीसरा शब्द है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं या जिस देश में हम रहते हैं उस देश की भाषा को हम क्या कहते हैं? देशज भाषा कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे इसमें क्या है? आपका पेन हो गया, कलम हो गया, मेज है, कुर्सी है, चारपाई है, ये सारे शब्द आपके देशज के अंतर्गत आएंगे। विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी से हो गया आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है, फारसी से आपका हो गया। तो इसमें क्या है? जितने भी अरबी, फारसी और जितने भी ये विदेशी भाषाएं हैं उनसे लिए गए शब्द सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विदेशज शब्द के अंतर्गत। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, ये किसमें आएगा? संकर शब्द में। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, इसी में जो वर्गीकरण है शब्दों का, दूसरा वर्गीकरण क्या है? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है बच्चों? रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव या इनका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जैसे पुस्तक, कलम, मेज आदि। इनको अगर तोड़ेंगे तो अलग इनका कोई अर्थ प्राप्त होगा नहीं, तो ये शब्द किसमें आएंगे? रूढ़ शब्द में। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो दो शब्दों के योग से शब्द बनते हैं और उनका सार्थक अर्थ होता है, अन्य कोई अर्थ नहीं, सिर्फ एक ही अर्थ उस शब्द से निकलता है, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय आदि। यौगरूढ़ शब्द, यौगरूढ़ शब्द क्या है? जो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के मेल से बनता है परंतु इन शब्दों के
के मेल के बाद इसका अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है, ऋण अर्थ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 आनन, 10 आनन मतलब 10 सिरों का समूह अर्थात रावण, ठीक है, 10 आनन कहते हैं उसको। तो इसमें क्या दो शब्दों को योग तो हुआ परंतु अर्थ हमें किसका प्राप्त हुआ, अन्य तीसरे का। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, यौगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। और यौगरूढ़ शब्द जो होते हैं मुख्यतः वह किसमें आते हैं, बहुव्रीहि समास में। इसके बाद बच्चों शब्दों के वर्गीकरण में तीसरा वर्गीकरण क्या है, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार के भी दो भेद बताए गए हैं, एक तो सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है, सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो हम दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया चारपाई हो गया, बाल्टी हो गया, मेज हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती, सामान्य शब्द में, जो हम दैनिक प्रयोग करते हैं घर में, दैनिक बोलचाल में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे शब्द आते हैं सामान्य शब्द में। इसके बाद तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनको व्यावसायिक रूप से प्रयोग करते हैं, तकनीकी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सारी चीज किसके अंतर्गत आएंगी, तकनीकी शब्द के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों शब्दों के वर्गीकरण में चौथा वर्गीकरण क्या था, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इसके भी कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है, जो शब्द हमें एकल रूप में प्राप्त होते हैं उनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तक, घर, खेल आदि, ये सब में किसमें आते हैं, ये एकार्थी शब्द, क्योंकि इनका एक ही अर्थ निकल रहा है। अनेकार्थी शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर अंक, अंक का अर्थ क्या होगा, गोद भी होता है, संख्या भी होता है और नाटक का भाग भी होता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार के शब्द अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है बच्चों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनका मतलब अनेक प्रकार से उसको हम बोल सकते हैं। जैसे ईश्वर का अगर पर्यायवाची हम लोग कहेंगे तो ईश्वर का भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये सारे किसके अंतर्गत, ये सारे पर्यायवाची एक शब्द के हैं, एक ही शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है बच्चों विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे गोरा काला, अच्छा बुरा, प्रकाश अंधकार, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो ऐसे शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है समरूपी श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द क्या है, ये वे शब्द कहलाते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनमें कुछ अंतर होता है, लिखने में भी और उसके अर्थ में। जैसे अन्न, अन्य और अन्न, जैसे ये लिखा, ठीक है, अन्य और अन्न, तो ये अन्य का अर्थ क्या होगा, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए, और अन्न का अर्थ क्या होता है, अनाज से संबंधित। तो इन दोनों में अंतर है, लेकिन अन्न और अन्न एक जैसा, सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं। तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, समरूपी श्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों इसका भेद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसे वाक्यांश जिनको हम एक शब्द में व्यक्त करते हैं तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो तो अजन्म हुआ, एक वर्ड में बोला, पूरे वाक्य का अर्थ एक में निकला। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है बच्चों व्याकरणिक प्रकार के आधार पर।
व्याकरणिक आधार ये क्या है? शब्दों का वर्गीकरण का पांचवा प्रकार है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है बच्चों? विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदला जा सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको हम लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल नहीं सकते, वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इसको मैं पुनः दोहराती हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या है आपके शब्द की परिभाषा? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर शब्द में शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया गया है बच्चों? 5 प्रकार से। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर, पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब जो ये प्रकार दिए गए हैं, इन प्रकार के अंतर्गत भी इनके भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुनः देखिए इसे। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और शंकर शब्द। इसके बाद बच्चों रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। इसके बाद प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। इसके बाद बच्चों अर्थ के आधार पर आपके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, शब्द रूपी या श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ में शब्द की परिभाषा को कि शब्द किसे कहते हैं इसे याद करेंगे। इसके साथ साथ शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है तथा उन प्रकार के अंतर्गत कितने भेद हैं उन प्रकारों में, इन सभी का बहुत सावधानी पूर्वक स्मरण करते हुए इनमें अंतर को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Very good morning students. In our previous lecture I explained you geography 3rd chapter migration for class 8 and now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter I am giving you some revision of my previous lecture. So students, in my previous lecture I explained you some advantages and disadvantages of migration to a destination country. तो क्या advantages हैं destination country में जाने के कि हमको दूसरी अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना है। There are some advantages of migration to a destination country are cheap labor, skilled labor and cultural diversity. और disadvantages क्या हैं बच्चों? Jobless, discrimination and racism, social pressure, breakdown of culture and tradition. तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Now today I will continue the same chapter and my today's topic are some of the advantages and disadvantages of migration to a home country. तो पहले लेक्चर में हमने बात किया था डेस्टिनेशन कंट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और आज हम बात करेंगे होम कंट्री यानी कि अपनी जगह जहाँ के हम नेटिव हैं। तो सम एडवांटेजेस ऑफ होम कंट्रीज आर, सबसे पहला है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है पोषण। रेमिटेंसेस इज अ अमाउंट ऑफ इज अ टाइप ऑफ मनी गिविंग इन अ अमाउंट, इज इट क्लियर, या गिफ्टेड टू समवन। तो ये एक तरह का क्या होता है? अमाउंट होता है जो कि अपने किसी पर्सन को दिया जाता है। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंसेस जनरली मिग्रेंट्स सेंड अ लॉट ऑफ मनी टू देयर फैमिलीज residing in the home country. तो मोस्टली मिग्रेंट्स जो अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो बहुत सारा पैसा क्या
भेजते हैं। दिस मासिव फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो जाहिर सी बात है कि इतना सारा पैसा वो लोग अगर अपने होम कंट्री में भेज रहे हैं तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये किसमें हेल्पफुल होता है? फॉर द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो देश के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होता है? ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल। तो जैसे कि जाहिर सी बात है कि एज मैनी पीपल माइग्रेट इमिग्रेट, तो मोस्टली लोग क्या हो जाते हैं? इमिग्रेट हो जाते हैं। तो देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल। तो जाहिर सी बात है कि एक जगह को छोड़ के लोग जब दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे उनके रिप्लेसमेंट में वहाँ के जो लोकल पर्सन होंगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगे बच्चों? बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो एज मैनी पीपल इमिग्रेट देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल, सो देयर इज अ लेस प्रेशर ऑन फॉर जॉब्स एंड पीपल आर मोर लाइकली टू फाइंड सम वर्क टू डू। तो लोगों को बहुत काम करने का अवसर मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉलेज एंड स्किल फ्लो। तो जाहिर सी बात है कि इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म और सीजनल माइग्रेशन, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग थोड़े समय के लिए माइग्रेट होते हैं अपने होम कंट्री से डेस्टिनेशन कंट्री की ओर। तो इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म के केस में या सीजनल माइग्रेशन में मिग्रेंट्स जो होते हैं ऑफन ब्रिंग न्यू आइडियाज, नॉलेज, स्किल्स एंड दैट दे हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रैवल। तो मिग्रेंट्स अपने साथ नए नए आइडियाज लेके आते हैं, नई नई नॉलेज लेके आते हैं, नए नए स्किल लेके आते हैं जो उन्होंने अपने ट्रैवल के दौरान गेन किया था। Thus they are able to set up new business and economic ventures। तो उनको बहुत मदद मिलती है उस नए आइडियाज से, नए व्यूज से, नए नॉलेज से नए बिजनेस को सेटअप करने में। These are the advantages of the migration to the home country। मतलब होम कंट्री के क्या एडवांटेजेस है? रेमिटेंसेस, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल, नॉलेज एंड स्किल फ्लो। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं बच्चों? इसके लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश के अगर अच्छे कुशल निपुण एजुकेटेड लोग दूसरी जगह चले जाएंगे तो हमारे देश में क्या हो जाएगा? स्किल्ड लेबर की कमी हो जाएगी। तो स्किल्ड लेबर की कमी हो जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री as many young adults like doctors, nurses, engineers migrate to other countries। तो क्या करें? वो दूसरे कंट्रीज की ओर जा रहे हैं। These professionals offer their services to other countries instead of the home countries। तो जितने भी हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, नर्सेज, ये दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं और ये अपनी सर्विसेज को कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? अनदर कंट्रीज में प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर होम कंट्री। अपने होम कंट्री में सर्व करने की बजाय वो दूसरे देशों में सर्व कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है? लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर। तो देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर ऑफ द कंट्री। नाउ नेक्स्ट इज फॉल इन डिमांड फॉर होम गुड्स। तो जैसा कि बता रही हूँ कि एज मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट, जैसे कि है कि बहुत से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं, द पॉपुलेशन माइट डिक्रीज। तो जिससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है एक जगह के लोग जब दूसरी जगह चले जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एज मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट, पॉपुलेशन शुड डिक्रीज, एज अ रिजल्ट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड आल्सो बी डिक्रीज। जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन में कमी आएगी, तो पॉपुलेशन में कमी आने के साथ साथ क्या होगा? जो हमारे वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी कम होगी। तो देयर इज अ फॉल इन डिमांड फॉर होम गुड्स। नाउ नेक्स्ट इज सोशल इंपैक्ट। When parents leave, children and other dependents suffer the most। जब पेरेंट्स चले जाते हैं बाहर तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है और दूसरे डिपेंडेंट्स पर पड़ता है जो उन पर पूरी तरह से निर्भर है। Many children are exposed to social vices। बहुत से बच्चे गलत बातों में पड़ जाते हैं। Besides this, adults do not get proper support from their children। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो नौकरी पर चले जाते हैं तो वो प्रॉपर सपोर्ट अपने बच्चे पर नहीं रख पाते हैं। तो these are the disadvantages of migration to the home country। तो एडवांटेजेस क्या होंगे बच्चों? रेमिटेंसेस, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स, नॉलेज एंड स्किल फ्लो। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर, फॉल इन डिमांड फॉर होम गुड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। नाउ
माइग्रेशन में भी परमानेंट और टेम्परेरी। तो बच्चों जो माइग्रेशन हमारा होता है वो हमारा परमानेंट भी होता है और टेम्परेरी भी होता है। तो माइग्रेशन में भी परमानेंट और टेम्परेरी। माइग्रेशन में भी परमानेंट और टेम्परेरी। तो इन द केस ऑफ परमानेंट माइग्रेशन, सो माइग्रेशन में भी नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल। जो माइग्रेशन हमारा होता है वो परमानेंट भी होता है और टेम्परेरी भी होता है। इन द केस ऑफ परमानेंट माइग्रेशन, migrants do not return to their original place of residence। तो परमानेंट माइग्रेशन में क्या होता है बच्चों, जो मिग्रेंट्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल प्लेस पर यानी अपने होम कंट्री पर रिटर्न नहीं होते हैं। whereas in the case of temporary migration migrants return to their home country। लेकिन टेम्परेरी माइग्रेशन में क्या होता है, मिग्रेंट्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे रिटर्न टू देयर होम कंट्री। टेम्परेरी माइग्रेशन इज द कॉमन पैटर्न इन यूरोप। टेम्परेरी जो माइग्रेशन है वो कॉमन पैटर्न है यूरोप में। वर्कर्स फ्रॉम पार्ट ऑफ सदर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड तुर्की माइग्रेट फॉर अ पीरियड टू नॉर्दर्न यूरोप। तो जो वर्कर्स हैं सदर्न यूरोप के, नॉर्थ अफ्रीका के और तुर्की के माइग्रेट हो जाते हैं कुछ पीरियड के लिए नॉर्दर्न यूरोप में इन सर्च ऑफ जॉब्स। आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद दे कम बैक टू देयर होम कंट्री, वो अपने होम कंट्री लौट आते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लोज टाइम। जब उनका काम पूरा हो जाता है, जितने पीरियड के लिए उनको काम मिला है उनका वर्क पूरा हो जाता है, दे रिटर्न टू देयर होम कंट्री। द यूनाइटेड स्टेट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो यूनाइटेड स्टेट हमारा जो कंट्री है वो क्या है, कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। ड्यूरिंग द 19th and 20th century माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप ब्रॉट अबाउट 41 मिलियन। तो 19th और 20th सेंचुरी में जो माइग्रेशन था फ्रॉम यूरोप से ब्रॉड अपने साथ आया 41 मिलियन पीपल टू नॉर्थ अमेरिका। द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे जो मेन रीजन था, इट वाज द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द रूरल एरियाज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि माइग्रेशन हमारा परमानेंट भी होता है और माइग्रेशन हमारा टेम्परेरी भी होता है। इज इट क्लियर? ऑस्ट्रेलिया और वॉस्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसा कि आप जानते हो कि वॉस्ट कंट्री आल्सो एनकरेज द इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस ओनली। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ही बड़ा देश है वो भी एनकरेज करता है इमिग्रेशन, यूरोपियंस के इमिग्रेशन को। ड्यूरिंग द 1970 ऑस्ट्रेलिया ऑफर्ड अ होम टू द रिफ्यूजीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। In some parts of the world, people are not allowed to immigrate due to political reasons। मतलब कुछ वर्ल्ड के पार्ट में लोग अलाउ भी नहीं करते हैं इमिग्रेट होने के लिए पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। माइग्रेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। तो माइग्रेशन हमारा क्या मुझे यूनिवर्सल फिनोमेना है। ड्यूरिंग इन 1947 a large number of Muslims migrated from India to Pakistan while Sikh and Hindus came to India from Pakistan। 1947 में हजारों जो मुसलमान थे वो भारत से पाकिस्तान गए और जो बहुत से सिख थे और हिंदूज थे वो पाकिस्तान से इंडिया आए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स माइग्रेशन। तो ये क्या था बच्चों, फोर्स माइग्रेशन का एग्जांपल था। उनको फोर्सली उस जगह से हटाया गया। तो बिसाइड दिस रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया टेक्स प्लेस ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। इसके अलावा जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज को माइग्रेट करना, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे कि एजुकेशन, marriage, employment, lack of security। India has the highest number of immigrants in the world। तो इंडिया में highest number है immigrants के वर्ल्ड में। Indians have migrated typically to work in higher paid job abroad। तो मोस्टली इंडियंस क्या करते हैं कि अब्रॉड विदेश जाना पसंद करते हैं हाई पेड जॉब्स के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए। तो for centuries Indians have been immigrating various countries around the world। So it is clear? So today what I explained, advantages and disadvantages of migration in a home country, and migration may be permanent or temporary। So that's all for today। I will continue this chapter in the next video।
Good morning students, welcome to Sivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class for class 8. Today we will discuss about the energy pathway. So what is energy pathway or energy flow? Actually it is transfer from one organism to another. As you can see the food chain, what happened in the food chain? The energy is transferred from one organism to another in the form of food. Means the energy is transferred how? Because as you know that the green plants trap the solar energy in the process of photosynthesis. So in the process of photosynthesis, green plants trap the solar energy and prepare their food, which is stored in the plant body. Now what happened when the and the green plants are called producers. Now the consumer who is depend on the plants, who eat the plants, the energies get converted, get transferred into that animal which eat plants. And now if this energy is stored in the animal body, then what happened? The secondary carnivore who eat the primary carnivore, the energy is transferred from the secondary carnivore from the primary carnivore, and now it is stored in the secondary carnivore's body. Then after the decaying or dead, the energy is released in the soil. So this is a cycle in which the energy is transferred from one organism to another, or we can say that energy is transferred from producer to herbivores to carnivores. As you know students, the food chain is denoted by this, like producer, herbivores, next carnivores. And carnivores are also various types, means primary carnivores, secondary carnivores. Okay. So first of all, this producer utilizes solar energy, and this energy is stored in the producer's body, means green plants. Then this energy is transferred from another organism, which is herbivores, which depend on food, which eat the plant. Now this energy is transferred from another organism, which is called carnivores, which eat these herbivores animals. So now you can see here, actually the food chain show the energy transfer, energy pathway. This is the food chain and it show the energy pathway, how the energy is transferred from producer to herbivore to carnivore. So this food chain show the energy pathway or energy flow from one organism to another in the form of food. So you can see here, this is the, as you can see here, this is the diagram of energy pathway. You know that the ultimate or primary source of energy in this world is the sun. Sun is the only source of energy in this world. So it is called primary source of energy. And all the green plants trap this solar energy during the process of photosynthesis. Thus this solar energy is trapped by the green plants. Now for making their food, and store the solar energy in this green plant body as a food. Now when the plant eater, means herbivores, eat these green plants, the energy is transferred from this green plant to plant eater, means herbivores animal's body, and which is stored in the animal's body. Then the energy is stored in the plant eaters or herbivores organism body. Okay. Now what happened with the animal eater, or we can say that carnivores? When these carnivores or animal eaters eat this herbivores animals, the energy is transferred from plant eater's body to animals eater's body, means carnivores. And what happened after the death? After the death of the green plants, after the death of the herbivores animals, after the death of the carnivores animals, all the energy which is stored in their body is now decomposed by the decomposers. When the green plants, herbivores, carnivores, they die, they are decaying by the decomposers, because decomposers are totally depend on the dead and decaying organic matter. So they decompose the dead plants and dead animals body. And now
What they do? They decomposers actually decompose the dead organic body and also converted this energy into simpler substance. Now this decomposer produce simpler substance, and this simpler substance is where it is found. It is found in the soil, because all the decomposers also found in the soil. Now this simpler substance is used by green plants, which is absorbed by the roots of the green plants. So you can see here the energy is transferred from sun to herbivores, from sun to producers, then to herbivores, then to carnivores, then to decomposers, then it is decomposed into simpler substance, which is used by the green plants. So there is a cycle, there is a pathway of transfer of energy, flow of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It only can be transferred from one organism to another. It cannot be created nor be destroyed. Okay? So this is the energy part. And the next topic is the trophic level. So what is trophic level? Each level in a food chain is called a trophic level. Or in another word, we say that the various lengths or steps that represent organisms in a food chain, means the various steps or that step the organism in a food chain at which the transfer of food take place is called trophic level. So means the various link which is involved in the this is the various link which is involved in a food chain, and from where the energy is transferred. The energy is transferred from this to this to this. So this is the various levels, which is called trophic level. Okay, students. For example, green plants, which is called producer, and now which is eaten by the deer, it is called primary consumer or herbivore. Okay. Now, which is eaten, the deer is eaten by the lion, which is called secondary carnivore, and it is also called carnivore animals. Then the hog, which is called tertiary carnivore, tertiary consumer. Okay, tertiary consumer. Tertiary consumer, this is secondary consumer or carnivore. As you know, in this food chain, the green plants, it is called producer because it prepare their food by self, and it is eaten by the deer, which is called herbivore or primary consumer. Then it is eaten by the lion, which is called secondary carnivore, secondary consumer or the carnivore, primary carnivore. Okay. The lion is eaten by the hog, which is called tertiary consumer or secondary carnivore. So there is a flow of energy. The energy is transferred from different trophic level. Means first of all, energy is here, stored in the plant body. Then it is transferred to the next level, that is the primary consumer herbivore. So this is first trophic level. So first trophic level is this. First trophic level. Because first of all, energy is stored in the green plants. Then the energy is transferred into the deer. This is called second trophic level. Now energy is transferred into the carnivore, which is called third trophic level. Now this energy is transferred into the tertiary consumer, which is called fourth trophic level. Okay, students. So in a food chain, there are different kinds of trophic level from which is varies from 1st to 7. There are not more than 7 trophic level in a food chain. The trophic level from 1 to 7 means each level in a food chain is called trophic level in which energy is transferred. But in some examples, like here, you can see here the humans, which is called omnivores. It is directly eat the plants. Humans are omnivores, and some humans are herbivores which directly eat the plants. So there is only 2 trophic level. First is this and second is this.
But in this second food chain, the plant which is eaten by the goat, now this goat is eaten by the man. So there is 3 trophic level. Okay. So trophic level may be different in different food chain, but it may varies from up to the 7 level. Okay, students. Now the next topic is ecological pyramid. What is ecological pyramid? An ecological pyramid is a graphic representation of an ecological parameter like number of individual, biomass, energy present at various trophic level of the food chain. Students, as you know that food chain, what is food chain? Now each level in food chain is called trophic level and energy flow in one direction in a food chain. But what is ecological pyramid? Actually, it is a graphical representation. As you can see that this is also food chain. This is producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. It is food chain, but it is here. It is represented by a graphic form. In a graphic form. So this is called ecological pyramid. When any food chain, any trophic level is represented in a graphic form, it is called ecological pyramid, where the various levels are here, means like the number of individuals, how many numbers of individuals are involved in this food chain, in this pyramid, and how the energy is represent, how the energy is transferred at various levels, and what about the biomass, what about the individuals which is involved. So there are various aspects of a pyramid. Okay, means biomass and number of organisms and how much energy is transferred. So these are various aspects upon which our pyramid is depend. Okay, students. Now pyramids. How many types of pyramids? As you know that there are various types, various aspects: numbers, biomass, and energy. But here we discuss only one aspect, that is pyramid of numbers. The pyramid of number is of 3 types: upright pyramid of number, partially upright pyramid of number, and inverted pyramid of number. So first of all, partially upright pyramid of number means upright. That is the partially upright pyramid of number, where it is this partially upright pyramid of number is mainly occur in grassland or in aquatic ecosystem. Because in grassland and aquatic ecosystem there are large number of producers. As you can see here, there are large number of producers, which in turn the lesser number of primary consumer, which in turn the less number of secondary consumer, and there are fewer tertiary consumer. So this is upright pyramid, where the producers are large in number but primary consumer are lesser in number, and the secondary consumer are less in number, and very fewer are tertiary consumer. It is mainly found in grassland or aquatic ecosystem. Next is the partially upright pyramid of number, which is partially means not properly upright but partially upright. It is mainly occur in forest. Okay, forest ecosystem, this type of pyramid is found, where the producers are less number, only fewer producers are occur in the forest, but there are large number of herbivores which depend on these producers, and there are less number of carnivores which are totally dependent on herbivore. Okay, students, as you know that their producers are fewer, but there are large number of herbivores are present in a forest, and lesser number of carnivores are present. So this type of pyramid is found in forest ecosystem. Next is the third one, last one is the inverted pyramid of number. Inverted, as you can see here, this is the inverted pyramid of number. Means it is mainly occur in parasitic organisms. Like there are producers are very fewer producers are here, which in turn the less number of herbivores animals, which in turn of the large number of parasites, and then larger number of hyperparasites. So the number of, in all the pyramids, the number is more in that area where there is a base. As you can see here, the base is larger,
then the number of producer is also larger. The upright in the upright pyramid, this pyramid is larger, this base is larger, so there is large number of this type of organism, means hyperparasite. So it can be denoted by denoted as the number of organisms. Okay. With this topic, this is the last topic of unit 2. Now we will discuss the unit 3rd, abiotic components, in our next class. Thank you students. Have a nice day. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have started exercise 3B and into that we have completed till question number 5. That means I have told you theory from question number 1 to question number 5. Now we will be starting question number 6 that deals with Pythagorean triplet. In class 7th I have already told you in the chapters called triangles what does Pythagoras theorem means. It simply states that there would be 3 natural numbers, suppose m, n and p, and the relation between them would be such that m square is equal to m square plus p square. ठीक है, 3 नेचुरल नंबर्स इस तरीके से कनेक्ट होंगे कि एक का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. सो अगर ऐसा रिलेशन फॉलो करता है देन m, n and p would be termed as Pythagorean triplet. There is one more relation which we will be dealing into this chapter. You will be provided with the smallest number of that triplet and you are required to find the other two of the three. ठीक है, 3 में से एक प्रोवाइड होगा और आपको बोला जाएगा this is the smallest one and you have to find the other 2 elements of that triplet. तो वो कैसे करेंगे? For that you will be required to see that इसका जो form होगा that would be 2m, m square minus 1 and m square plus 1. कभी भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन है और बाकी दो आपको फाइंड करने हैं, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी कंपेयरिंग 2m with that, finding the value of m and then putting into m square minus 1 and into m square plus 1, and by this you can easily find the other 2 elements of that Pythagorean triplet. For example, I will be taking question number 6. In question number 6 it is saying write a Pythagorean triplet whose smallest member is. आपको बोला जा रहा है कि वो Pythagorean triplet लिखनी जिसका smallest member given है. ठीक है, तो first part में it is given 6. In first part it is given 6. I have already told you कि जो elements 3 होंगे वो होंगे 2m, m square minus 1 and m square plus 1. ठीक है, कंडीशन ये होगी कि जो m होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 1. जो m का वैल्यू है वो m 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 2m को 6 से कंपेयर करेंगे, मतलब कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 2m होगा, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को 2m क्या इक्वल करें. अगर if 2m is equal to 6 तो m will be equal to 6 upon 2, that is equal to 3. ठीक है, तो m का वैल्यू हो गया 3. नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, m स्क्वायर माइनस 1. m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करने के लिए m का वैल्यू कितना है 3, you will be putting 3 into m. ठीक है, you will get square of 3 minus 1 that is equal to 9 minus 1 that is 8. तो अदर मेंबर है कौन, क्या हो गया 8 हो गया. ठीक है, उसके बाद थर्ड मेंबर will be m square plus 1. For that again you will be required to put the value of m again here and do the square of it. ठीक है, m is 3, you will be doing 3 का square plus 1 that is equal to 9 plus 1 that is 10. ठीक है, तो तीनों एलिमेंट्स आपको पता चल गया. एक एलिमेंट 6 पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, बाकी दो एलिमेंट्स हमने पहले निकाल लिए 8 और 10. तो आंसर वुड बी ट्रिपलेट वुड बी 6, 8, 10. ठीक है, the triplet would be 6, 8, 10. अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करो, दैट इज सबसे बड़ी 6, 8, 10 में सबसे बड़ी वैल्यू इज 10, तो 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64.
यू विल फाइंडिंग 100 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो हम एलिमेंट्स फाइंड किए दे आर राइट, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, 3 एंड 4, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is saying evaluate. That means you are required to just solve and get the answer. ठीक है। In first part it is written 29 square minus 28 square. ठीक है। एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि 29 का स्क्वायर करें, 28 का स्क्वायर करें, दोनों की वैल्यू को रखें और सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो दैट इज अ लिटिल टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लोग एक फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ठीक है। इन क्वेश्चंस में यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। सबसे फर्स्ट काम ये होगा कि आपको इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे लिख दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी बीच में नेगेटिव का साइन है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि जो a का वैल्यू है वो कितना है 29 है और जो b का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे आप लिखोगे a इज इक्वल टू 29 एंड b इज इक्वल टू 28। कैसे है ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो आप जानते हो कि सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b, तो आप क्या लिखोगे 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 29 माइनस 28 एंड 29 प्लस 28, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा 29 माइनस 28 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 28। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1, बीच में मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन। 29 और 28 को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 57, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 57 आंसर विल बी इक्वल टू 57, ठीक है। So by using of this formula, this question has become very easy. Otherwise, you will have to first calculate the square of 29, then calculate the square of 28, and then take the difference of both of the numbers. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से काफी easy हो गया. Similarly, you can solve all the other parts of question number 7. ठीक है. Now moving to question number 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 एक और आइडेंटिटी या एक और फॉर्मूला आपको दिया है और इसका यूज करके ही you are asked to solve the given question, and the identity is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. ठीक है. इन क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोला गया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है. ठीक है. सपोज वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इज 204 का स्क्वायर. ठीक है. इन फर्स्ट पार्ट इट इज आस्किंग आपको वैल्यू निकालनी है 204 के स्क्वायर, लेकिन कंडीशन ये है कि उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको इस आइडेंटिटी का ही यूज करना है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो नंबर्स का सम, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके दो नंबर्स के सम में चेंज करेंगे और इस तरीके से चेंज करेंगे जिससे कि सॉल्व करने में आसानी रहे. तो आप क्या लिख सकते हो, 204 को आप लिख सकते हो 200 प्लस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है. कोई यहाँ ये भी बोल सकता है कि सर हम लिख सकते हैं 100 प्लस 104 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन आप तब ये देखोगे कि जो कैलकुलेशन होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. और आइडेंटिटी का यूज ही किस लिए होता है कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, छोटी हो जाए. तो 200 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 0 डबल हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर आप आराम से कर सकते हो ना. इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रेक किया 200 प्लस 4 के होल स्क्वायर. ठीक है.
इसको आप कंपेयर करो क्या लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर which is equal to a square plus 2ab plus b square। जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा a is equal to 200 and b is equal to 4 और उसको यहाँ पे पुट करेंगे। पहले लिखा है a square that is 200 का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 200 और b का वैल्यू कितना है 4 b का वैल्यू कितना है 4 देन प्लस फिर लास्ट में क्या है b स्क्वायर b का वैल्यू कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर विल बी 4 और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यू विल गेट 4 into 2 800 800 into 2 1600 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। इन सबको आप ऐड करोगे दिस इज 40000 प्लस 1600 प्लस 16 तो आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 41660। ठीक है एंड दिस विल बी योर आंसर। कैसे किया फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको ब्रेक करेंगे a प्लस b के फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है उसके बाद इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए a का वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे और b का वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे और उस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है एंड देन यू विल गेट द आंसर। So similarly you can solve all the other parts of question number 8. Now moving to question number 9. Question number 9 is also same as question number 8 लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी थोड़ी चेंज कर दी गई है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो आपको दैट इज a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। ठीक है इसके पहले क्वेश्चन में आपको a plus b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू यूज आइडेंटिटी कॉल्ड a minus b whole square। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। In this also I am solving part number 1 which is 94 का yes 94 स्क्वायर। ठीक है 94 स्क्वायर। अब आपको 94 को ब्रेक करना है a minus b के फॉर्म में तो आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो 100 minus 6 होल स्क्वायर। ठीक है अब आप कंपेयर करो इससे इसको तो क्या मिलेगा a is equal to 100 and b is equal to 6। फॉर्मूला में रखना है a का वैल्यू कितना है 100 स्क्वायर ऑफ 100 करेंगे आप देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 100 और b का वैल्यू कितना है 6 देन प्लस और b का स्क्वायर करना है b का वैल्यू कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर करेंगे देन सॉल्व एंड गेट द आंसर। स्क्वायर ऑफ 100 will be 10000 minus 6 into 100 will be 600 600 into 2 will be 1200 तो minus 1200 plus 36 तो 10000 में से सबसे पहले आप 1200 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 8800 है। 10000 में 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8800 में 36 आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 8836 and this will be your answer। okay similarly आपको सारे अगर क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करना मेजर थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक द सिंगल नंबर इनटू two numbers that is difference of two numbers and then how to compare and get the value of a and b and then put the value of a and b into the given identity। ठीक है now moving to question number 10। moving to question number 10। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। ठीक है अगर ये गिवन हो तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं लेकिन अगर ये गिवन हो तो इसको भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं मतलब दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। अगर ये गिवन हो तो इससे आंसर निकाल लो अगर ये गिवन हो तो इससे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसका रिवर्स यूज करना है दैट मींस a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। ठीक है इसका क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट आई एम टेकिंग इट इज रिटन 88 मल्टीप्लाई बाय 90। आपको 88 मल्टीप्लाई बाय 92 की कितना निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो इसको आपको ब्रेक करना है इस फॉर्म में, है ना, इसको आपको ब्रेक करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए ऐसा जिसमें आप जितना घटाओ और आगे वाले में उतना ही ऐड करो तो हमेशा क्या आना चाहिए, वैल्यू में यही आना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा सोचोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये 88 कब मिला होगा, जब 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, ठीक है। और ये 92 कब मिला होगा, जब 90 में 2 ऐड किया गया, है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। 88 का मिला जब 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, और ये 92 का मिला जब 90 में 2 ऐड किया, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि a का वैल्यू कितना है, 90 है, और b का वैल्यू कितना है, 2। जब आप कंपेयर करोगे इसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। a का वैल्यू कितना है, 90, इसका मतलब आपको करना है 90 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, 2, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। 90 का आप स्क्वायर करोगे तो इजी है, कितना आएगा, 8100 माइनस 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो यू गेट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8096। आंसर विल बी 8096, क्योंकि 800 में आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आंसर, ठीक है। Similarly, you can solve part number 1, 3 and 4 of this question. Question number 10. This is the completion of your exercise 3B. अभी in exercise 3C I will be telling you the square root by division method, ठीक है। लेकिन उसको मैं अगली क्लास में नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं पे दे देता हूँ ताकि आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई कर सकें, ठीक है। एक्सरसाइज 3C को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 तक रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा मैं, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज सेइंग फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब ये आपको स्क्वायर रूट निकालना आता था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता था। आप फैक्टर्स करते थे, पेयर बनाते थे और एक पेयर निकाल के स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, ठीक है। बट इन दिस एक्सरसाइज आपको स्क्वायर रूट निकालना, बट यू हैव टू यूज अनदर मेथड कॉल्ड डिवीजन मेथड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 576, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है बट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह का कुछ ड्रॉ करोगे, ठीक है। यू विल बी राइटिंग 576, ठीक है। तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालने का सबसे प्राइमरी रूल ये है कि आपको इस राइट हैंड साइड की तरफ से 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 2 के पेयर बनाओगे तो एक पेयर आपको यहाँ मिल गया, इसका पेयर नहीं मिला तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप ये करोगे कि इस 5 को डिवाइड करना है, मतलब 5 तक पहुंचना है, वो भी ऐसे नंबरों से पहुंचना है जो आपस में मल्टीप्लाई होके दे वैल्यू को, ठीक है। तो पहला आप क्या देखोगे, 1 into 1 करोगे, ठीक है। 1 into 1 करने पे क्या 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 2 into 2 करके देखेंगे। तो आप 2 into 2 करके देखोगे तो आपको 4 मिलेगा जो कि 5 से अभी भी छोटा है। तो हम 3 into 3 करके देखेंगे, जब हम 3 into 3 करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि 9 मिल रहा है जो कि 5 से बड़ा है। इसका मतलब हम लोग 3 into 3 नहीं कर सकते, हम 2 into 2 ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना 2 into 2, ऐसा करने पे मिला आपको 4, और फिर सिमिलर वही करेंगे जो डिवीजन में करते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यू विल गेट 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिससे यहाँ पर डिवाइड किया है उसी को इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। जिससे डिवाइड किया है फर्स्ट नंबर पे उसी को नीचे और ऐड कर देंगे, यू विल गेट 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक। नेक्स्ट चीज, इस पूरे पेयर को नीचे ले आएंगे, तो जब पूरा पेयर नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 76, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 176। अब जो चीज याद रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि इस 176 को हमको डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करना है। तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक वैल्यू खाली है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आप लिखोगे और जो वैल्यू यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे भी वही वैल्यू लिखोगे, और इस पूरी वैल्यू का उस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, ठीक है।
तो आप पूरी देखो, अगर यहाँ पे आप 1 लिखते हो तो 41 into 1 करोगे तो आएगा 41, ठीक है। लेकिन आपको जाना है 176 जो कि 41 से करीब 4 टाइम्स है ना, 41 से करीब 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो 4, अगर यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 लिखना पड़ेगा। इसमें एक और स्मार्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि यूनिट डिजिट आप हमेशा चेक किया करो। 1 डिजिट में क्या लिखा है 6, और 1 डिजिट में 6 तभी मिल सकता है जब यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। या भी तब मिल सकता है जब यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 हो, लेकिन 6 करोगे तो यहाँ पे 46 और 6 4 24, 240 से ऊपर चला जाएगा वैल्यू। इसका मतलब हमें 4 टाइम्स में ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 44 into 4 करोगे तो यू विल गेट 176 और रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो 576 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू 24। एक पार्ट और बता देता हूं मैं, एंड देन ऑल द अदर पार्ट्स विल बी योर होमवर्क। During the last part, 8th part, in 8th part it is written 7569, 7569, वही करना है आपको 7569, दो दो के पेयर इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो इस बार दोनों पेयर आपको मिल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है 75 तक ऐसे पहुंचना है कि आपस में एक ही नंबर का मल्टीप्लाई हो। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि 8 8 जा 64 और 9 9 का कितना होता है 81, जो कि ज्यादा हो जाएगा। कितनी टाइम्स जाएंगे 8 8 जा 64 टाइम्स जाएंगे। 8 into 8 दैट इज इक्वल टू 64। सबट्रैक्ट करेंगे यहां से मिलेगा कितना 11, ठीक है। मैंने क्या बोला जिससे डिवाइड करेंगे पहला और उसी को दोबारा ऐड करेंगे, यू विल गेट 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 60। अब पूरा पेयर नीचे उतारेंगे तो यू विल गेट 6। यहाँ पे मिल गया 1169। अब यहाँ पे जो नंबर आप लिखोगे, ये मैं बॉक्स बना देता हूँ, आपको बनाना नहीं है ना। यहाँ पे जो आप नंबर लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और आपको फर्स्ट नंबर में कौन सा वैल्यू चाहिए 9, जो कौन दे सकता है 7 और 7 मिलके ही दे सकते हैं। 3 into 3 मिलके देंगे लेकिन उससे बहुत वैल्यू छोटी आएगी। यहाँ आप 3 रखो तो करीब 150 के आसपास 150 के आसपास वैल्यू है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 450 या 500 तक वैल्यू पहुंच जाएगी। हमें वैल्यू चाहिए 1169, तो वो सिर्फ कहां से मिल सकती है जब यहाँ पे भी 7 हो और यहाँ पे भी 7 हो। तो इस 7 का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू मिलने वाली है। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये नंबर है इनका स्क्वायर रूट निकलेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 लिखोगे you will get 167 और यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ेगा। जब आप 167 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या मिलेगा 1169 ही आपको मिल जाएगा। you will get 1169 and 0 रिमाइंडर। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 7569 is equal to 80। So this is all for today. I want you to solve all the other parts of question number 1 of exercise 3C. You will be doing this question number 2 and further in our next class. Good morning students, this is class 8E, subject is computer and the chapter is function and charts in Excel. Students, in previous lectures we discussed mainly predefined function of the Excel. Today we discuss what is the auto sum function. Auto sum function is generally used to insert commonly mathematical functions. Okay, auto sum function generally used to calculate mathematical function, that is used to insert commonly mathematical function like sum, average, max, min, count, number, etc. Okay, and how to select auto sum function or auto sum
button for these formulas or these functions. Click on the first step is click on the formulas tab. Students, you know very well where is the formula tab situated. Formula tab is present on your main menu. Like suppose that this is the main menu of Excel sheet. There are file, view, insert. There are so many different types of menus. Formula tab. Okay, these are the formulas. Formulas tab present on your main menu. Firstly, you click on the formula tab. When you click on formula tab, secondly, display a function library. Function library means there are this type of bright bar display is called function library. In function library, there are different types of functions like mathematical functions, okay, trigonometrical functions, there are string functions, and there are so many types of functions. In function library, select auto sum function. Okay, in the list of function library, select auto sum function. Auto sum function has this type of symbol, like this is called the sigma. Okay, this is called the sigma. With symbol sigma symbol, write auto sum. Click on the auto sum drop down menu. Next is first step is click on formula tab. Next is in function library open, and in function library click on auto sum drop down menu. Drop down menu means when you select this button, this arrow button, there will be display a different sub menu. It has so many functions like sum, average, max, min, count number or more function. Okay, select your desired, you select at a time of one function in this list and select desired function. Like suppose that you can need sum function, so click on or press sum button. Suppose that you need average, so you can click on average. That means you can select only one function at a time. Okay, select a desired function from a list. This is the method of auto sum function. Now today we discuss, let's review with the help of fill in the blanks. Now student, open your page number 37. In page number 37, let's review topic. With the help of let's review, you revise the previous topic. Okay, first is a predefined formula is known as function. Known as functions. Clear students? The value on which the operations are called dash. The value on which the operations are called arguments. That means functions work on arguments. Next is the output of equal power 2, 3. This is the predefined function. Okay, what is the value of this function? Power 2, 3. Power means 2 to the power 3. This means answer will be 8. Okay. Next, the function is used to find the largest number from a set of numbers. Largest number, that means max function. With equal sign, max function. So student, finish fill in the blanks, and the next topic is what is a chart? Chart is a main function of or the main property of
Excel. What is the chart? Chart, student, you know very well in the during match cricket match show, you know कि what is the chart. You can display on your screen different types of chart, display chart or graphs जो है display on your screen. This chart or graph display run per over, fall the wicket, and so on. That means this is the progress of your players. Okay, you can see कि per ball graph can be changed. Okay, so these graphs or these diagrams are called in Excel charts. Today simple introduction. Today we discuss simple introduction of chart. The next topic is the chart. Student, next topic is the graphs or chart in Excel, graphics. Okay. Graphs and diagrams are called chart in Excel. Okay. Suppose that in cricket score or in cricket show you can see this type of chart. Student, you see this type of chart. Okay, this is called the graph, or in your maths book you can create a graph. These are called, in general we can say this is the graph or diagram, but in Excel language this is called the chart. Okay, a chart, generally a chart is used to represent data in pictorial form. जनरली चार्ट का क्या यूज़ होता है कि चार्ट जो होता है वो आपका जो भी एक्सेल में हम लोग डेटा एंटर कर लेते हैं उसको वो पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. सो द डेफिनेशन इज अ चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल. ठीक, it is and why we use this chart? It is easy to understand patterns and trend in data from a chart. With the help of chart, we can easily understand, analyze the data. Okay, we can analyze the pattern and trend in data from a chart. Okay, student, and in next class we will discuss part of the chart or the component of the chart and how to insert a chart in Excel sheet. Thank you. Have a nice day.